योगिक शक्ति के नीले समंदर में डूबते डूबते वो उस समंदर के तल में पहुंचा जहां बहुत से नीले चक्र बने हुए थे। जैसे ही वो एक चक्र के पास पहुंचा, वो गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली और वो गोले के सामने जमीन पर पड़ा था। सम हंस रही थी। क्या हुआ था? बहुत अजीब चीज हुई। जैसे ही तुमने गोले को छुआ, तुम बेहोश हो गए। अंदर मुझे योगिक शक्ति का समंदर मिला जिसके अंत में बहुत से चक्र थे, ब्लैक होल जैसे। उसका क्या मतलब है? योगी समहिका ने प्राचीन जादू को एक नया रूप दिया था और उसके स्तर थे। चक्र के जरिए वो जादू को बांधती थी, लेकिन सबसे कठिन है अनंत चक्र को पार करना, जो ब्लैक होल जैसा है। योगी समहिका उसके अंत में एक बार ही पहुंच पाई थी, लेकिन वहां क्या हुआ किसी को नहीं पता। योगी समहिका ने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। उस चक्र तक उनके अलावा कोई नहीं पहुंच पाया है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको उस पूरे समुद्र को कंट्रोल करना होगा। करण वहीं रहने लगा और तब एक दिन उसे खबर मिली कि वहां पर माहेश्वरी खानदान के लाल रक्षक आ रहे हैं। ये शुरुआत से माहेश्वरी खानदान की शुरुआत के लिए तैनात अद्भुत योद्धा थे। जिस दिन वो आने को थे, बहुत सारी तैयारी चल रही थी। करण सामने था। गाड़ी आई और उसमें से जो उतरा उसे देखकर करण चीख उठा। शीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीना मुस्कुरा रही थी। मिलकर अच्छा नहीं लगा? तभी उसके पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया। उसकी दाढ़ी मूछ सफेद थी, लेकिन गठीला बदन था। करण ने जैसे ही उसकी योगिक शक्ति को देखा, वो चौंक गया। ये जादूगर है। और ये क्या, इनके पीछे कोई और है जो इनसे भी ताकतवर है। उसके हाथ में ना तो कोई तलवार है, ना कोई और हथियार, बस हाथ, लेकिन बहुत ताकतवर। करण चौंक गया। कीरा उसी की उम्र की लग रही थी। उसने उसका नाम सुन रखा था। वो असल में उसके अभी के पिता विशाल माहेश्वरी की भी बुआ थी। करण मन में सोचने लगा, अगर कीरा यहाँ है, इसका मतलब मामला कुछ गहरा है। तभी करण के साथ खड़े लाल इमारत के मास्टर बोल पड़े। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। सब अंदर जा रहे थे और करण के मन में सवाल घूम रहे थे। कीरा ने शादी नहीं की और रक्षक बनना चुना, और उनके साथ हैं नमन माहेश्वरी, रक्षक गुट के वाइस कैप्टन। ये नाजायज माहेश्वरी हैं, लेकिन अपनी शक्ति से इन्होंने नाम बना रखा है। तब तक सब लोग बैठ चुके थे। तो हम पहले डील पर बात करते हैं। डील? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। सफेद इमारत की मास्टर श्वेता के पास एक कोट है जिसमें कितना भी सामान रखो वो कभी भारी नहीं होता। वो तुम्हें देने की बात हुई है। वो तुम्हारी ट्रेनिंग में काम आएगी। और इसके बदले में? समझदार हो। इसके बदले माहेश्वरी खानदान के पास जो धूमकेतु तलवार है वो दी जाएगी। वहां पर तब तक श्वेता आ गई थी। करण ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। और कंडीशन क्या है? अगर धूमकेतु को कुछ होता है तो तुम्हें उसकी फीस देनी पड़ेगी। फीस? तुम्हारी जिंदगी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, माहेश्वरी खानदान सिर्फ उस डील के लिए तो अपने सबसे अच्छे रक्षकों को यहाँ नहीं भेजेगा। बिल्कुल ठीक। ये मामूली काम है। असली मकसद है कि हमें काले इमारत के मास्टर वंशक से मिलना है। जिस तांत्रिक ने प्रथम को उस काले जादू की रानी से समझौता करने के लिए उकसाया था, वो उसका स्टूडेंट है। तभी लाल इमारत के मास्टर बोल पड़े। कीरा, इमारत के काउंसिल की जब तुमसे बात हुई तब हमने साफ साफ कहा था कि यह मामला काउंसिल का है। माहेश्वरी खानदान सीधे इसमें हाथ नहीं डाल सकता। कीरा ने तब तक एक सिगार मुंह में रख ली थी। बिल्कुल सही बात। लेकिन माहेश्वरी के रक्षक की सभा का कुछ और मानना है। वो माहेश्वरी खानदान से अलग काम करती है। उस तांत्रिक को जवाब देना पड़ता है। और बाकी मैं तुम्हारी सभा से पहले ही परमिशन ले चुकी हूँ, तो काम खत्म करें। करण को उसी समय अंदेशा हो गया कि इन्होंने इमारत की सभा को इतने पैसे दिए होंगे कि वो मना नहीं कर पाए होंगे। जब डील हो गई तो करण को वो कोट दिया गया। करण को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था इस कोट का क्या काम होगा, लेकिन वो चुप था। वो काम कर कीरा और नमन चले गए। शीरा करण के साथ थी। वो दोनों शहर में टहल रहे थे। तुम्हारा बर्थडे था पिछले महीने, क्या किया? अपने कमरे में पढ़ता रहा। और गिफ्ट्स?
कुछ नहीं, हिना और मास्टर कुछ देना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया। हिना लड़की है? तुम्हें क्या लगता है शीना? खूबसूरत? तुम सिर्फ इसलिए तो यहाँ नहीं आई हो शीना। अभी तक समझदार हो। गुड। मैं कीरा को कन्विंस करने आई हूँ कि वो मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। कोई खास वजह? अब मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है, उससे बचने का यही तरीका है। वो दोनों खाने चले गए। दूसरी तरफ एक काल कोठरी में नमन के हाथ उस तांत्रिक के दिल में धसे हुए थे और उनसे खून टपक रहा था। नमन लगातार अपने हाथ को उसके सीने में गड़ाए खड़ा था और अपने हाथ को मरोड़ रहा था। उस तांत्रिक की चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। उसकी चीखें जब चुप हो गईं, तब नमन ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया। तांत्रिक के मरने के बाद नमन अपने खून से सने हाथ पोंछ रहा था। कीरा सामने खड़ी थी। इतने टॉर्चर के बाद भी उसने कुछ नहीं बोला। शायद सच में नहीं जानता था कुछ भी। अजीब है ना, ये मामूली सा तांत्रिक, इसने माहेश्वरी खानदान के जायज लड़के को इस बात के लिए मना लिया कि वो सीधे कलयुग से समझौता कर ले। आसान है। ये तांत्रिक मरना नहीं चाहता था। अगर वो बिना कुछ किए मर जाता तो कलयुग उसकी आत्मा को खा लेता। क्योंकि ये काला जादू करता है, तो जिंदा रहने के लिए उसे कलयुग को बताना था कि उसने माहेश्वरी खानदान का खून उसको ला कर दिया है। मैंने सुना है जुबेला, वो रानी इसमें शामिल है। तुम्हारा क्या ख्याल है वंशक? वंशक कोने में चुप खड़ा था। उसने काला चश्मा पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान। मेरे ऊपर शक ही क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो आप लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। सब कुछ सुलझा दिखता है जब सोचो कि तुम्हारी मर्जी से सब हुआ। और इसमें मेरा क्या फायदा होगा? और अगर मैं इसके पीछे होता तो कोई भी मुझ तक पहुंच नहीं पाता। देखिए कीरा जी, मेरे बहुत दुश्मन हैं। वैसे भी काले इमारत का कलयुग से सीधा संबंध है, तो कोई भी हमें पसंद नहीं करता। हमारे लिए नॉर्मल जीना भी मुश्किल है। लेकिन मैं खास हूँ और बहुत लोग मेरी जगह लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने जो शांति समझौता सबके साथ कर रखा है वो नुकसान करता है। तो आप समझ रही हैं। सबूत क्या है? सबूत क्या है कि मैं था, और वैसे भी कीरा माहेश्वरी, दिक्कत में तो आप भी हैं। मतलब? हो सकता है आपके खानदान में से ही कोई हो जो अर्जुन के वंश का पतन चाहता हो। नमन ने तुरंत ही तलवार खींच ली। कीरा ने तुरंत उसे रोका। तुम्हें पता है ना, हर जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस झेलना होगा। लेकिन बात सही है, हो सकता है। बाकी वो सुमनम कहाँ है जिसके जरिए ये हो रहा था? वंशक ने तभी मुस्कुराते हुए अपने हाथ को घुमाया और उसके हाथ में एक खोपड़ी आ गई। मैंने इसे खुद सजा दी है, देखिए। वंशक ने उस खोपड़ी को कीरा की तरफ फेंका तो कीरा ने उसे तुरंत अपनी तलवार से काट दिया। वो लोग तब वहां से जाने लगे। जाते जाते कीरा ने कहा, अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ मास्टर वंशक, लेकिन अगर तुमने करण माहेश्वरी की तरफ आंख उठाकर भी देखा। माफ करिए कीरा माहेश्वरी, पर ये वंशक सिर्फ अपने मालिक कलयुग की बात सुनता है। आपको कोई हक नहीं है मुझे बताने का कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। कीरा की आंखों में नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन वो लोग चलते रहे। एक अंधेरे कोने में पहुंचकर कीरा ने नमन से पूछा, नमन, क्या लगता है? मेरा शक अमली पर है। वो काले इमारत की मास्टर बनना चाहती है, सबको पता है। कलयुग कुछ नहीं कहता? वो अपने सिपाहियों के बीच कुछ भी होने देता है, इससे केओस बढ़ता ही रहता है। उसी का फायदा है। देखना, कुछ सालों में उसके ही सिपाहियों के बीच युद्ध होगा और उसका नुकसान उठाएगी ये दुनिया। बाकी प्रथम पर नजर रखो। अब से ऐसी कोई गलती माफ नहीं की जाएगी, और ये भी कि जो भी इसके पीछे है वो दोबारा प्रथम से बात करने की कोशिश जरूर करेगा। इतनी मेहनत के बाद कोई शिकार को ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन कीरा और उसके साथी वहां से चले गए। करण उनके जाने के बाद तक उनके दिए ऑफर के बारे में सोचता रहा। करण माहेश्वरी, रक्षक बनने के बारे में क्या ख्याल है? नो थैंक यू। तब कीरा ने उसे बहुत नफरत से देखा था, जैसे कि वो उसकी तौहीन कर रहा हो, लेकिन करण को कोई फिक्र नहीं थी। शीना ने उसे गले लगाकर बाय कहा। उनके जाने के बाद 10 दिनों तक करण बिना सोए योगी संगिका के चक्र से टक्कर लेता रहा। वो बहुत बार योगी शक्ति के समुद्र के तल पर जाने की कोशिश करता रहा। कभी पहुंचता
और कभी नहीं। 10 दिन बाद वो फिर एक बार उस योगिक शक्ति के तल में था, जहाँ ब्लैक होल बन रहे थे और टूट रहे थे। करण को उसके अंदर योगिक शक्ति दिख रही थी। आखिरकार मुझे इसके अंदर योगिक शक्ति महसूस हो रही है। क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? ऐसा करते हुए साल बीत रहे। दूसरी तरफ श्वेता अपनी इमारत के ऊपर खड़ी होकर रोज धूमकेतु में अपनी शक्ति मिलाकर वायु के देवता के पास संदेश भेजती। वायुदेव, मुझे आपके साथ सौदा करना है, मुझे दर्शन दीजिए। 10वें दिन एक सुनहरा पक्षी उसके सामने आया। श्वेता, वायुदेव ने मुझे भेजा है और कहा है कि तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वो नहीं दे सकती जो वो चाहते हैं। क्या? असुर संसार का उत्तरी इलाका। उनकी इच्छा सदियों से पूरी नहीं हो पाई है। और अगले ही पल उस पक्षी ने श्वेता के ऊपर एक ऐसा हमला किया कि वो बेहोश हो गई। ऐसे करते 2 साल गुजर गए। करण ने आखिरकार योगिक शक्ति के तल पर बने ब्लैक होल को कंट्रोल करना सीख लिया, और इसके बाद भी जब उसे संघिका का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने कहीं और जाने की सोची। वो आखिरी बार सम से मिलने आया। सम, तो मेरे जाने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ। तुम्हें सच में योगी समहिका ने बनाया था? हाँ। और तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी जो मैं बताने वाला हूँ? 2 साल में तुमने मेरा अकेलापन दूर किया है। अब कोई जादूगर योगी समहिका की किताब पढ़ने नहीं आता, क्योंकि वो बहुत कठिन है। लेकिन तुम आए। हम दोनों दोस्त हैं, जैसे योगी समहिका उनकी होती थी, जो दोस्त होते थे। और दोस्तों के बीच सब कुछ भरोसे पर होता है। तुम बता सकते हो? मैं कर्ण का पुनर्जन्म हूँ। सूर्यपुत्र कर्ण। सम की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि उसके सामने महाभारत काल का महाबली कर्ण खड़ा था। हाँ, और मुझे इस जन्म में सब याद है। अजीब बात यह है कि मैं अर्जुन के वंश में पैदा हुआ हूँ। तभी तुम योगिक शक्तियों को इतनी आसानी से समझ सके। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ और हो। हाँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ये जादू और योगिक शक्तियाँ इसलिए सीखने आया था क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे इससे योगी समहिका का सुराग मिलेगा। कुछ नहीं मिला। अब मुझे लगता है मुझे किसी और जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यकीन है कुछ बहुत विनाशक होने वाला है, और उसको रोकने के लिए सिर्फ योगी समहिका ही मेरी मदद कर सकती है। तो मैं जा रहा हूँ। रुको करण, मेरे साथ आओ। सम उसे लेकर उस गोले के पास गई जो योगी संघिका ने बनाया था। तुम कर्ण हो, इसलिए तुम्हें मैं ये सब बता रही हूँ, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। उनके जाने से पहले सबूत दिखने लगे थे। योगिक समहिका के गायब होने के 1 सप्ताह पहले मैं इसी जगह उनके साथ थी, और तभी अचानक से वो दर्द में चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। और जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बोली कि उनकी आत्मा का टुकड़ा मर गया, जो वहां था जहां कर्ण का अंतिम संस्कार हुआ था। किसी ने वहां की मिट्टी में कुछ मिलाया था। वो बहुत गुस्सा थी, और उसके बाद ही वो गायब हो गई। मेरी राख, मेरा अंतिम संस्कार कैसे हुआ है इसका कोई वर्णन नहीं है। और फिर मेरा पुनर्जन्म, इसका मतलब योगी समहिका का जरूर कोई रिश्ता है। और मेरा अंतिम संस्कार कहाँ हुआ होगा? जहां मैं पैदा हुआ था, या जहां मैं मरा था, या फिर जहां मैं बड़ा हुआ था? पर मैं अंग देश का राजा भी था, तो करण बाहर निकल आया। तभी उसे सामने से काली इमारत के मास्टर दिखे, मास्टर वंशक। करण माहेश्वरी, मैंने सुना आप जा रहे हैं। हाँ। कोई खास जगह? सोच रहा हूँ प्राचीन अंग देश होकर आऊं। अच्छा विचार है। रेगिस्तान से बचकर रहना। रेगिस्तान? समय बदलता है, जगहों के रूप बदलते हैं, और साथ में अमली से सावधान रहना। वहाँ के काले इमारत की मास्टर जी, कलयुग ने जितनी आजादी मुझे दे रखी है, उससे कहीं ज्यादा अमली को। और हाँ, वंशक ने तभी अपनी उंगली आगे की और उसके बीच में एक लेटर आ गया। ये लेटर उन्हें दे देना, इससे आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। क्या है ये लेटर? पढ़ सकता हूँ? बेशक। करण ने वो खोला तो वो अंदर से खाली था। वंशक हंसने लगा। जरूरी ये है कि मेरा खास लेटर आपके पास है। उसके अंदर क्या लिखा है या क्या है वो जरूरी नहीं।
अमली का गुस्सा बहुत फेमस है। वंशक वहां से चला गया। अगले दिन जब करण जाने की तैयारी कर रहा था, तब उसके आसपास सब थे। गुन्नार उसके पास आया। तो तुम जा रहे हो? लगता तो है। एक सलाह, अंग में किसी को मत बताना कि तुम माहेश्वरी हो। वहाँ पर बहुत से कातिल छुप कर रहते हैं। वो बीहड़ रेगिस्तान है, उनके लिए सब शिकार है। अगले दिन करण राजस्थान के पड़ोस में रेगिस्तान में घूम रहा था। उसने बदन पे वो कोट पहन रखा था जो उसे गर्मी से बचाए हुए था। करण खुद से बातें कर रहा था। सब बदल जाता है। 5000 साल में सबकी जगह बदली है और ये रेगिस्तान बड़ा होता गया है। यहाँ आए दिन रेतीले तूफान आते रहते हैं जिनसे रहना दूभर है, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में कलयुग के सिपाहियों का हाथ था। वो रेतीले तूफान असल में आड़ थे जिसके जरिए रेगिस्तान का एरिया बड़ा किया जा सके और वहां दानव रह सके, छिपकर, सही समय का इंतजार करते हुए। यहीं कहीं वो जगह है जहां मेरी राख किसी ताबूत में बंद है। करण जब रेगिस्तान में चल रहा था तो वहां से कोसों दूर रेगिस्तान के रंग के कपड़े पहने हुए कुछ 12 लोग एक दूरबीन से उसे देख रहे थे। खबर सही है, माहेश्वरी का वंशज ही ऐसे रेगिस्तान में बिना किसी सुरक्षा के घूम सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, आदेश है कि हमें उसे रेगिस्तान के कजानी हिस्से में नहीं घुसने देना है। तुम सही कह रहे हो, मालिक का यही इकलौता आदेश था। ये क्या हुआ? वो हमारी तरफ भागता आ रहा है। कोई इतनी तेज कैसे भाग सकता है? उसके पास तो दूरबीन भी नहीं है। करण के पास दूरबीन थी, उसका जादू, जिसके जरिए उसने अदृश्य रूप में योगिक शक्ति से दूरबीन आंखों पर लगा रखी थी। जैसे ही उसे वो लोग दिखे, वो उनकी तरफ दौड़ पड़ा। चलो अच्छा है, शिकार खुद आ रहा है। सब लोग हथियार तैयार करो, उसे लगना चाहिए हम डाकू हैं। दूसरी तरफ करण उनको देखकर सोच रहा था, इनके कपड़े देखकर लगता है ये कातिल तो नहीं है। कुछ लोग हैं जो फंस गए हैं, लेकिन फिर भी ओह, तलवार, मजा आएगा। करण ने 2 साल से तलवार हाथ में नहीं उठाई थी। अपने पुराने दिनों की ट्रेनिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए उसने भी तलवार हाथ में ले ली। उस आदमी ने, जो उन कातिलों का मुखिया लग रहा था, बहुत फुर्ती से करण के सिर पर तलवार से वार किया। करण तुरंत वहां से जमीन में लुढ़क कर बच गया। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तभी बाकी बचे 11 लोग भी उसे घेर कर खड़े हो गए। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। तुम मुखिया हो, सिर्फ तुमसे तलवारबाजी होगी। अगले ही पल करण ने अपने कोट को हिलाया तो उसमें से 11 चाकू निकले और सब एक के बाद एक कातिलों के लग गए। अब सिर्फ मुखिया अकेला सामने खड़ा था। तो कौन हो तुम लोग? डाकू। अच्छा, लगता है ये रेगिस्तान काफी अमीर है। मामूली डाकू के पास योगिक अगले शक्ति ही वाली पल करण की तलवार। तलवार उस आदमी की गर्दन को काटने बढ़ रही थी कि उस आदमी ने फुर्ती से अपनी तलवार आगे कर दी। दोनों की तलवारें योगिक शक्ति से भरी हुई थी। उनके टकराते ही नीली रोशनी चारों तरफ बिखर गई। करण ने तभी अपने पैरों को कसकर जमीन पर मारा और रेत की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। आदमी ने तुरंत अपनी योगिक शक्ति को केंद्रित कर अपने चारों तरफ एक जादुई दीवार बना ली, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर करण के चाकू आ गए। अरे, इसने मेरी योगिक शक्ति से बनी दीवार तोड़ दी। कैसे? इस जरा से लड़के के पास इतनी योगिक शक्ति कैसे? इससे पहले वो आदमी इसका जवाब सोच पाता, करण की तलवार उसकी गर्दन पर रखी थी। खून की एक बूंद उसकी गर्दन से टपक पड़ी। करण हंस रहा था। मारा क्यों नहीं मुझे? मेरी तौहीन! वो आदमी पूरी ताकत से करण पर वार करने लगा। करण हंसते हंसते उसके वारों से बच रहा था। करण ने मौका देखकर एक बार फिर तलवार उसके पेट पर चलाई और थोड़ा सा खून छलक पड़ा। वो आदमी फिर गुस्से से चीख पड़ा, लड़के, मुझसे खेल मत। मैं दुश्मन हूँ तेरा, मार दे मुझे। यूं तौहीन मत कर। ये क्या हरकत है? मैं अभी हारा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं। करण ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया और तलवार लेकर सीधे करण के पेट की तरफ बढ़ा। करण ने पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को बाईं तरफ किया और एक करारा मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। वो आदमी जमीन में गिर पड़ा। करण ने उसका सिर पकड़ा और एक बार फिर जमीन में मार दिया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। कौन हो तुम?
करण की आवाज में इतना ठंडापन था कि वो आदमी कांप गया। उसकी कांपती आवाज निकली। मेरा नाम रहीम है। करण ने उसको ऊपर उठाया और उसके पेट में मुक्का मारा। नाम नहीं जानना, तुम्हारा मालिक कौन है? वो आदमी चुप रहा। ये देखकर करण ने उसके सिर को नीचे दबाया और अपना घुटना तेजी से उसके मुंह पर दे मारा। तभी उन बचे हुए 11 में से एक उठ खड़ा हुआ। वो कराह रहा था। माफ करिए, हमें मत मारिए, मैं बताता हूँ। हमारे मालिक का नाम तरीन मदानी, वो काजितान के अमीर हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि रेगिस्तान में माहेश्वरी खानदान का करण नाम का लड़का आ रहा है, उसे रोकना है, बस इतना। वो नहीं चाहते आप काजितान में जाएं। अब हमारे मुखिया को छोड़ दीजिए। करण ने गुस्से में उसके मुखिया को रेत में धंसा छोड़ दिया। कजानी, वो आगे पड़ने वाले रेगिस्तान का नाम है। उसी के बीच में अंग देश के अवशेष हैं, लेकिन ये नया रेगिस्तान है और दानवों का अड्डा है। कहीं अमली तो इसके पीछे नहीं। और वैसे भी किसी को कैसे पता कि माहेश्वरी वंश का कोई वहां आ रहा है, और वो भी करण यानी कि मैं। यहाँ से दूसरी तरफ ही उसकी इमारत है, और वो जगह भी जहाँ योगी समाहिका की साथी अनैसा गायब हुई थी, वहां मुझे नहीं जाना। करण ने मुखिया को उठाया। मुझे किसी भी कीमत पर कजानी में जाना है, और तुम्हारा मालिक वहां का अमीर है, तो तुम मेरे लिए जो भी दिक्कत खड़ी होगी उसे दूर करोगे, समझे? पर अगर नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं है उन लोगों के साथ क्या होता है जो तरीन के आदेश को पूरा नहीं कर पाते। रहीम, एक बात बताओ, रेगिस्तान वाले जादूगर वो कजानी में होंगे? वो सिर्फ शाही परिवार के लिए काम करते हैं। तो अचानक से कजानी रेगिस्तान में कैसे? अंग के रेगिस्तान का एरिया बढ़ कैसे रहा है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा, लेकिन मेरे मालिक तरीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक मिनट, तुम कजानी क्यों जाना चाहते हो? एक ताबूत की तलाश में। तभी अचानक उन्हें सामने एक तालाब दिखा। ये नहीं हो सकता, यहाँ दूर दूर तक कोई गड्ढा तक नहीं है, फिर तालाब? ये जादू से बना है, भ्रम है, लेकिन कभी रहा होगा। इसी के ऊपर किसी ने बनाया है। मतलब एक जाल है? अभी पता चलेगा। करण ने कदम आगे रखा और तभी रहीम ने उसे धक्का दे दिया। करण हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और दूसरी तरफ गिरा। उसने देखा कि जमीन के अंदर से एक तलवार बाहर आ रही थी, और उसी तलवार के साथ रेत का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। जब बवंडर शांत हुआ तो करण को रेत से बने योद्धाओं ने घेर लिया था। रहीम दौड़ता हुआ करण के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं कजानी के सुल्तान तरीन का सिपाही रहीम तुम लोगों को आदेश देता हूँ कि अपनी तलवार नीचे रख दो। जब किसी ने तलवार नीचे नहीं की तो रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। करण हंसने लगा। उसने रहीम को पीछे किया और उन योद्धाओं को लड़ने का इशारा किया। एक साथ 3 योद्धा बिजली की तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने आ गए। करण ने फुर्ती से उछलकर एक योद्धा को लात मारी और उसकी तलवार लेकर दूसरे के पेट में भोंक दी। तब तक तीसरा उसके पीछे से हमला करने आया। तलवार चलने से पहले ही करण उसके पीछे था और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर चुका था। बाकी 3 तुरंत आगे आकर करण पर एक साथ वार करने लगे। करण ने अपने कोट से चाकू निकालकर उन तीनों की तरफ फेंके। योगिक शक्ति से भरे वो चाकू सीधे उनके माथों के आर पार निकल गए। रहीम अपनी तलवार पर हाथ रखे खड़ा था और करण के लड़ने को देख रहा था। करण की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वो रेत के सिपाही मरे कटे पड़े थे। तुम्हें सबको मारने की जरूरत नहीं थी। वो कातिल थे और उनके लिए आदेश धर्म है। वो मुझे मारे बिना नहीं रुकते, और मेरे पास कोई शक्ति नहीं कि कातिलों से बात करवा सकूं। चलें अब। वो चलने ही वाला था कि कातिलों के शरीर से लाल रोशनी निकलने लगी।